हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ में जिसका नाम है फिजिक्स वॉरियर्स। और इस पूरे सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के फिजिक्स को। और इसमें हम लोग जो हैं पूरे डिटेल्स में फिजिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत होगी थ्योरी से और धीरे धीरे करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को भी अप्रोच करते चलेंगे। और इस टाइप से हम लोग कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाएं। कई बार बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है फिजिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको मेरे साथ सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर टीचर जो है इंक्लूड कर लेते हैं शुरुआत में ही। मैं उन चीज़ों को अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले एक इंटरेस्ट बिल्डअप करने का प्रयास करूँगा और एक लेवल जो होना चाहिए बच्चों में, एक सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप देखेंगे कि आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आती और बोरिंग होने लगती है चीज़ें। आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं जिससे उनका जो है इंटरेस्ट वो ख़त्म होने लगता है। तो मैं जो है इस पूरे सीरीज़ में आपके साथ बस पहले आप जिस लेवल के हैं उस हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊँगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है इसके लिए, ठीक है। हम लोग उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, करना ये है कि हम लोग जो वो अभी ज़रूरी है उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे और एक बार फिर से हम लोग पूरे सिलेबस को रिवीजन करेंगे। और उस समय जब आप एक बार कवर कर लेते हो, एक बार आप सिलेबस को एक बार पढ़ लिए होते हो, तो उसके बाद आप जब हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आने लगता है। तो हम लोग फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन या क्विक जो है हम लोग ओवरव्यू देखने वाले हैं पूरे सिलेबस का। और धीरे धीरे जो है हम लोग जैसे जैसे लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हम लोग अपना स्टैंडर्ड जो है वो चेंज करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी सीरीज़ के बाद आपको जो है फिज़िक्स समझ में अच्छे से आएगा और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको फिज़िक्स के बारे में हमने एक और वीडियो पहले ही बना दिया है जिसमें हमने बात की थी फिज़िक्स के ब्रांच के बारे में, कितने ब्रांच में बांटा गया है। और उसमें हमने देखा था मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और भी बहुत सारे ब्रांच थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया पहले वो जाके वीडियो देख लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जानना जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो जो है फिजिक्स के ब्रांच के बारे में दे दिया था। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मैकेनिक्स की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स को पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स सच अगर सही मायने में बोला जाए तो उतना भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल। एक्चुअल शुरुआत जो होगी 2-3 लेक्चर के बाद ही होगी। फ़िलहाल हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स है क्या और उसका स्कोप क्या है और यूनिट, डायमेंशन, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए तुरंत हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फिज़िक्स है क्या, हम लोग फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं ये हम लोग कवर करेंगे। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिज़िक्स पढ़ने जाते हो तो उस समय मैथमेटिक्स का क्या रोल होगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यूनिट क्या होता है, फिर हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी और उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी और देन डेराइव्ड क्वांटिटी। और इसमें फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हम लोग जो है डायमेंशन को देखेंगे और डायमेंशन के बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करने का प्रयास करेंगे।
हम लोग जो है न्यूमेरिकल को अभी इजी रख रहे हैं, वैसे ही टर्म्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो अभी तक आपने पढ़ लिया है, जैसे 10th में आपने या 9th में जो पढ़ा है उनको ही हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और डायमेंशन चैप्टर में जो है हम लोग डायमेंशन का एक तरह से इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं, क्योंकि एक लेक्चर में जो है डायमेंशन को कवर कर पाना कर देना सही नहीं होगा एक ही लेक्चर में। मैं समझता हूँ कि एक सेपरेट लेक्चर उसके लिए होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है वो नेचर का स्टडी है ना। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और एज ए क्यूरियस ह्यूमन बीइंग इंसान जो है प्रकृति के बारे में हमेशा जानने का प्रयास करता रहा है ना। अब देखिएगा कि आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इंसान जो है देखते देखते कोशिश करता है, ये प्रयास करता है कि उन घटनाओं का पता लगाए और उनके पीछे जो नियम हैं वो ऐसा मानता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर नियम उसके पीछे वर्क कर रहा होगा और उसको वो पता लगाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में कई बार वो कुछ मेथड्स बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है और अगर वो रूल फिट बैठ गया तो उसको प्रिंसिपल या जो भी है उसको मान लिया जाता है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि वो रूल जो है वो फिट नहीं बैठता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग को रूल में कोई चेंज करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी डॉक्टर आर.पी. फिनमैन ने बताई थी। एक ग्रेट फिजिस्ट थे अमेरिकन, और उन्होंने क्या बताया था तो मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने बताया क्या कि मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे दो लोग चेस खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने चेस के बारे में तो जाना, पहले से आप जानते होंगे। तो मान लीजिए कि दो लोग चेस खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुछ समय देखने के बाद आप इतना तो ज़रूर अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर उसमें रूल्स क्या होते हैं, उसमें कैसे खेला जाता है कि नहीं। लेकिन कुछ दिन में आप जो है थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस खेल के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अगर कोई एक्सपर्ट आ जाए, कोई एक्सपर्ट प्लेयर आ जाए और वो कुछ ऐसा मूव चल सकता है जो आपके समझ के बाहर हो, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो सेम ऐसा ही हो रहा है हमारे नेचर में। प्रकृति जो है अपने एलिमेंट्स के साथ, जो भी मटेरियल है, एनर्जी है, उन सब की मदद से एक गेम खेल रही है, एक चेस जैसा गेम खेल रही है। और हम लोग जो है उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उसे रूल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन, हम लोग रूल बना चुके हैं, बहुत सारे रूल आ चुके हैं, आपने उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि जो हमने रूल पढ़ा है वही सही है और हमेशा के लिए सही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जब ये रूल एप्लीकेबल ना हो, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग रूल ज़रूर से ज़रूर बदल देंगे। तो फिजिक्स एक ऑब्जर्वेशन है, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हम लोग केवल उसको ऑब्जर्व करके एक सीक्वेंस, एक रूल, एक नियम फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया। अब हम लोग को करना ये है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है वो क्या है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ के बच्चों को स्पेशली थोड़ा सा इंग्लिश में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, है ना, आप कुछ भी बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो है एक कॉमा या एक सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर से उसका मीनिंग क्या हो सकता है, बदल सकता है ना। अगर आप जैसे लिखना चाहते हैं कुछ भी और आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो वीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके
स्टेटमेंट का कुछ और मीनिंग निकल सकता है, आपके दिमाग में कुछ और सेंस है और आपके लिखा हुआ जो है, आपने जो लिखा है उसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उसका गलत मीनिंग निकल सकता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स जो है उसको लाया गया है। मैथमेटिक्स को बोला जाता है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स, अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो फिजिक्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, या हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यूज किया गया ताकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग F = ma लिख रहे हैं, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपने ये रिलेशन अगर पढ़ा होगा तो यहाँ से हम लोग क्या हो सकता है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अगर इसी को स्टेटमेंट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप ज़रूर जानते होंगे कि क्या होता है इसका स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो है क्या कि मैथमेटिक्स के कारण जो होता है वो फिजिक्स को यूज़ कर पाना, समझ पाना, उसको मैनिपुलेशन कर पाना, ये सब चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है एक सेपरेट जो है मैथमेटिक्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। यूनिट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है यूनिट क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिसाइड कौन करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिए, यूनिट क्या है, एक मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आपको मापना है ना। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मटेरियल है, एक मटेरियल के पास क्या है, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। कुछ एक ही मटेरियल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, वो एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर हो सकता है, वो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, नॉन पैरामैग्नेटिक हो सकता है, व्हाटएवर, बहुत सारा हम लोग टाइप जो है उससे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मटेरियल जो है, मटेरियल, एक मटेरियल में बहुत सारा गुण है, बस आपको क्या होता है, आपको अपने हिसाब से उसका चुनाव करना होता है कि आपको किस गुण का सिलेक्शन करना है, किस कैरेक्टरिस्टिक पे आप फोकस कर रहे हो, है ना। उसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से बोला जाए मटेरियल का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है। तो कई बार हम लोग उसको मापना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जब भी फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो स्टडी होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड होता है। हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन किसी चीज़ में ज़्यादा है, कौन कम है, कितना भारी है, कितना हल्का है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप से मेज़रमेंट किया जाता था, हम लोग उस पर अभी नहीं जाने वाले हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, और उसी चूजिन स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे हमने लेंथ को हम लोग मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फिट में, है ना। तो अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग और जब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ज़रूर थोड़ा बहुत जानते होंगे कि चीज़ों को कैसे मापा जाता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। पहले जो था, बहुत सारे कंट्री में अलग अलग टाइप के यूनिट यूज़ किए जाते थे, और इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं आती थी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में या फिर मटेरियल को एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि एक संस्था बनाएंगे, CGPM, यहाँ पे नाम दिया गया है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, उसको ये भी बोला जाता है। और वही जो है इस टाइप से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसको डील करने का प्रयास करती है। वही डिसाइड करती है कि कौन सा यूनिट चुना जाएगा, किसको, उसका डेफिनेशन क्या होगा, किस टाइप से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है अब लगभग यूनिफॉर्म जो है सिस्टम मापने का यूज़ किया जाने लगा है। हालांकि अभी भी बहुत सारे सिस्टम हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से अवेलेबल है। जो मेन है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए एक सिस्टम है CGS सिस्टम, ठीक है। तो CGS सिस्टम को देख लेते हैं हम लोग। CGS में जो C है ये है, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपको पता होगा कि ये यूनिट है क्या चीज का, लेंथ का। आप सेंटीमीटर में लेंथ को मापते हैं। जी जो है, जी का होता है ग्राम। ग्राम जो है वो यूनिट है मास का। और एस जो है वो सेकंड है, और सेकंड जो है वो यूनिट है टाइम का। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, CGS सिस्टम बोला जाता है। ये एक फ्रेंच सिस्टम है। कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्रेंच मतलब फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं से मतलब ऑरिजिनेट हुआ है। हालांकि अब हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन ये बेसिकली कहाँ से बना है, फ्रांस में बना है, ठीक है। तो CGS सिस्टम में हम लोग लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, और मास को मापते हैं ग्राम में, टाइम को मापते हैं सेकंड में। चलिए अब दूसरे सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो सिस्टम है, इससे ज़्यादा अभी हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे डायमेंशन में, तो हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं FPS सिस्टम, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, F जो है यहाँ पे, F होता है फुट के लिए, P है पाउंड के लिए, और S जो है वो सेकंड के लिए। फिर से फुट जो है वो लेंथ का यूनिट है यहाँ पे, पाउंड जो है वो मास का है, और सेकंड जो है वो टाइम का है। तो इसीलिए इस सिस्टम को FPS सिस्टम बोला जाता है। और ये जो है, ये सिस्टम एक ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक और सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो MKS सिस्टम है, और इसमें ये अमेरिकन सिस्टम है। और इसमें जो है हम लोग लेंथ को मीटर में मापते हैं। M स्टैंड्स फॉर मीटर। K फॉर किलोग्राम, और S जो है वो सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये अमेरिकन सिस्टम है। यहाँ पे लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो इतने सारे सिस्टम अलग अलग जगह पे उपयोग किए जाते थे, जो मेन हमारे कंट्री सब हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखा है कि नहीं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में समस्या आ रही है, तो इसके लिए क्या किया गया, बोला गया कि नहीं, पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, थ्रू आउट जो है एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया है ना, CGPM जो है उसने एक एक सिस्टम बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच लैंग्वेज में हम लोग बोला जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में क्या हो, एप्लीकेबल हो, सारे देश या ज़्यादातर देश जो हैं उसको यूज करें, तो इस सिस्टम को बोला गया SI सिस्टम। और इसी सिस्टम को जो है, चूँकि अमेरिकन जो है पावर कुछ ज़्यादा था उस समय, तो इसलिए उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए
उनके इफेक्ट के कारण जो है इसे सिस्टम को जो है एसआई सिस्टम मान लिया गया। तो एसआई सिस्टम में क्या है, लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे इसके टाइप्स को। तो अभी मैंने बताया कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो एक मटेरियल में बहुत सारा प्रकार का गुण है और उसी गुण को हम लोग नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, लाइक लेंथ, मास, ऐसा कुछ भी, ठीक है, डेंसिटी कुछ भी हो सकता है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ठीक है, क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मतलब ये है कि देखिए, एक तो है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का, और उसको या सिस्टम का, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं किसके द्वारा, मेजरमेंट, मतलब हम लोग माप सकते हैं उसको और माप के एक वैल्यू दे सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें एक क्या होता है, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 32.3 kg लिखा हुआ है, तो इसमें 32.3 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी जो है वो यूनिट है। तो हमेशा क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं मापने के बाद। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी में कम से कम दो कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए। वो क्या है, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक क्या होना चाहिए, उसका यूनिट जिसमें उसको मापा गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, हुआ क्या कि फिजिकल क्वांटिटी जो है बहुत सारे हैं, है ना, अगर हजारों नहीं बोले तो कुछ 100 तो होंगे ही। ठीक है, और अगर हर एक क्वांटिटी के लिए अगर हम लोग अलग अलग यूनिट बनाएं, मापने का अलग अलग तरीका यूज करें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हर एक का जो यूनिट है उसको याद रखना पड़ेगा, है ना, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में से देखा गया कि आखिर क्या सारी क्वांटिटीज़ एक दूसरे से अलग अलग टाइप हैं क्या, या एक दूसरे से कोई लिंक्ड हैं, है ना, कोई रिलेशन है क्या, एक दूसरे से किसी प्रकार से जुड़े हैं क्या। तो ये रिलेशन ढूंढने के बाद, अच्छे से स्टडी करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो उन क्वांटिटीज़ की मदद से एक्सप्रेस की जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं, ठीक है, या लिखी जा सकती हैं, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो पूरे फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा जो है वो बेस क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज इज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि लेंथ है हमारे पास, तो एक मटेरियल का लेंथ और उसके मास में कोई रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि अगर कोई 1 kg का है तो वो
5 मीटर लंबा होना ही होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, रिलेशन नहीं होता है ना। टाइम को या लेंथ को कोई टाइम से लेना देना नहीं होता है। और ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर इसका इतना होगा तभी इसका लेंथ 1 मीटर होगा, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वैसी ही क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हमारे पास है लेंथ, उसके बाद है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, है ना। तो ये 7 क्वांटिटी जो है उनको जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट है। ठीक है, सबका सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो यूनिट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। अ फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, एनी अदर यूनिट, और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो क्या है एक फंडामेंटल यूनिट, किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग क्या यूज कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो इतने सारे फंडामेंटल यूनिट हैं हमारे पास। कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर है, सिंबल होता है स्मॉल m। स्पेलिंग पे आप फोकस करेंगे, मीटर का जो स्पेलिंग है वो क्या है, METRE है ना। यहाँ पे आप कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है कि TER है कि TRE है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है। कैपिटल और स्मॉल जो केस है, लोअर केस और अपर केस, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा अगर आप kg ऐसे लिख देते हो, कैपिटल K और स्मॉल g, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो जिसका जो सिंबल यूज किया गया है आपको उसी का सिंबल वैसा ही यूज करना है। ठीक है, किलोग्राम जो है वो मास का है यूनिट, और इसको हम लोग स्मॉल k और g से लिखते हैं। टाइम का सेकंड है स्मॉल s, टेम्परेचर को केल्विन कैपिटल K से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़े होंगे, एम्पियर होता है यूनिट और कैपिटल A से लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसे 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है अभी केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका यूनिट होता है मोल, और जो है सिंबल MOL लिखते हैं हम लोग। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जो है वो लाइट को मापने के लिए यूज़ किया जाता है कि कितना ब्राइट लाइट है, इसका यूनिट होता है कैंडेला, और स्मॉल CD से इसको लिखा जाता है। तो देखिए लेंथ आप समझते होंगे, मास मतलब कितना भारी या हल्का है इसके कारण डिसाइड होता है। ठीक है, हालांकि भारी होना और हल्का होना वो ग्रेविटी के कारण भी उससे फ़र्क पड़ता है, मतलब इसमें मटेरियल कितना भरा हुआ है उसी का एक मेज़रमेंट जो है वो मास कहलाता है। टाइम आप समझ रहे होंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। टेम्परेचर हम लोग कैसे मापते हैं वो भी पता है। करंट के बारे में भी आपको पता होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है मटेरियल्स को मापने के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटे अमाउंट में हम लोग चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसलिए इसका एक सेपरेट जो है यूनिट लिया गया है। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी अभी मैंने बताया लाइट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी बाद में डेवलप किए गए, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, दो है, एक है प्लेन एंगल है जिसका यूनिट होता है रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल जो जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सिंबल आपको RAD और SR दिया गया है। तो देखिए इसमें है क्या, प्लेन एंगल का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है एक प्लेन में जो एंगल बनता है, जैसे आप लोग जनरली एंगल बनाते होंगे ऐसे करके जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, तो इसको मापने के लिए प्लेन में जो एंगल बनता है उसके लिए हम लोग रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। एक रेडियन किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक सर्कल बनाया,
ठीक है, और इसका रेडियस है सपोज r, और आप क्या करेंगे, इतना ही लेंथ का इस पे एक आर्क कट कर लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये क्या है, ये r है, मान लीजिए कि r लेंथ आप काट लेते हैं, तो इसको यहाँ से मैच करने पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसी को नाम दिया गया है 1 रेडियन। ठीक है, किसी भी सर्कल में, किसी वृत्त में क्या होता है कि उसके रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल को मापने के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं। और सॉलिड एंगल कैसा होता है, तो जैसे कोन में होता है ना, एक 3D शेप है कोन, और उसमें जो एंगल बनेगा, है ना, कोन क्या होगा, एक स्फेयर है, मान लीजिए ये स्फेयर है, हमारे पास सर्कल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसके सरफेस पे कोई भी एक पार्ट जो है वो लेके और उसके हर एक पॉइंट को जब हम लोग मैच कराएंगे सेंटर से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो उस सिचुएशन में जो है वो सॉलिड एंगल मिलता है। इसको हम लोग जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो समझता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए और डिराइव्ड क्वांटिटी ये सब क्या क्या होता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। हम लोगों ने अभी चुना क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। एक है लेंथ, दूसरा मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये टोटल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। हम लोग जानते हैं कि इनको चुना गया है क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किससे, एक दूसरे से। ऑल अदर क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और जितने भी बाकी क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल के अलावे हैं वो जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, मतलब इसके हेल्प से जो है एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो यूनिट लेते हैं फंडामेंट, उसको क्या कहते हैं, बेस यूनिट भी कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग उसको मापने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो जगह या समय के हिसाब से उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसा कोई आयरन का रॉड लिए, हम लोग बोले कि ये 1 मीटर का है। ठीक है, तो अगर ये टाइम के साथ इसका लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं बाकी चीज़ों को मापने के लिए। हो सकता है कि इसमें रस्ट के कारण इसका लेंथ ख़त्म हो जाए, है ना, तो इस सिचुएशन में इसका लेंथ जो है छूट कम हो जाएगा, या किसी भी कारण से अगर इसके लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि ये ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो एक बेस यूनिट में क्या होना चाहिए, पहली चीज़ है इनवेरिएबिलिटी, मतलब समय, स्थान, ये सब के परिवर्तन से, है ना, प्लेस ये सब के चेंज होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसके वैल्यू में। दूसरा है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि ये आसानी से लोगों को यूज़ करने, ऐसा हो कि वो आसानी से लोग उसको यूज़ कर पाएँ। मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कुछ दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, अर्थ से लेके और सन तक के हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है ना, हम लोग ऐसा असाइन कर दिए। तो प्रैक्टिकली क्या हम लोग कभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे उसको हम अपनी लाइफ में मेजर करने के लिए, तो श्योर है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हम लोग यूनिट बनाए हैं वो अवेलेबिलिटी उसमें नहीं है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए ताकि सारे लोग उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है,
अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर बात की जाए, डिराइव्ड मतलब किसी से उत्पन्न हुआ, है ना। तो वैसी क्वांटिटीज जो डिराइव की जाती हैं किन से, फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। या ऐसा बोलिए कि वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से लिख सकते हैं, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स, टॉर्क, ये सब जो है ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। और हम लोग थोड़ा आगे चल के, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एरिया है, एक दो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एरिया है हमारे पास, तो एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास क्या है, लेंथ भी एक लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को लेंथ की मदद से, एक लेंथ ये हो गया, एक लेंथ ये हो गया, इसकी मदद से हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एरिया क्या हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ जिसको हम लोग दो बार लेंथ की मदद से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि स्पीड है, अगर हम लोग स्पीड की बात कर ले, स्पीड को भी थोड़ा समझ लेते हैं, तो आगे चल के अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर देखेंगे इसको। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है वो एक लेंथ है, ठीक है, और टाइम जो है वो तो टाइम है, और दोनों के दोनों क्या है, ये एक लेंथ हो गया, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम लोग स्पीड को वन फंडामेंटल क्वांटिटी डिवाइड बाय अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के मतलब टर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो स्पीड क्या हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए उसके बाद क्या है, जनरली जो है फिजिकल इसका एक और डेफिनेशन दिया गया है, दूसरे टाइप से आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा मल्टीप्लाई, डिवाइड या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त की जाती हैं उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और इसके यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, है ना। डिराइव्ड यूनिट जैसे कि एरिया का यूनिट हो गया, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये मीटर को दो बार मिलाने से बना हुआ है ना। तो ये जो है फंडामेंटल यूनिट है, और इसके दो बार मिलने से क्या हुआ, ये डिराइव्ड यूनिट बना है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा है, डेंसिटी का यूनिट केजी बाई मीटर क्यूब, है ना। ये भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट, यहाँ पे मास का एक बार यूज हुआ है और लेंथ का 3 बार यूज होके जो है इसका यूनिट बनाया गया। ठीक है, तो वैसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से एक्सप्रेस किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है और उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रीफिक्स का जो मतलब होता है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो किसी के पहले लगता है ना। जो इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक होता है सफिक्स, जो सिलेबल के बाद में यूज़ किया जाता है, और एक होता है प्रीफिक्स जो पहले यूज किया जाता है। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, और यहाँ पे अलग अलग 10 के पावर में कुछ नंबर्स को लिखा गया है, सबका नाम एक असाइन किया गया है, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिया गया है। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इस वैल्यू को लिखना चाहते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग इस वैल्यू को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो
क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो हम लोग देख लेते हैं। इस वैल्यू को लिखने में एक तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और पढ़ते समय हम लोग को इसके नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके और फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इतनी सारी समस्याएं हमारे साथ हैं। टाइम टेकिंग है, स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है और मतलब पढ़ने में भी मुश्किल कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके बदले केवल m लिख दें, ठीक है, तो क्या होगा, इसको लिखने में स्पेस कम लगा, टाइम कम लगा, और थोड़ा सा अगर हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग बड़े बड़े वैल्यू को एक सिंगल सिंबल के द्वारा या ग्रुप ऑफ सिंबल के द्वारा जो है आसानी से समझ पाएँ या लिख पाएँ और हमारा टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो आपने ज़रूर देखा जैसे कि 1K का मतलब क्या होता है, 1000, 1K का मतलब हुआ 1000, है कि नहीं। तो इस टाइप से जो है ये प्रीफिक्स डिज़ाइन किया गया है। आपको इस चीज़ पे ध्यान अगर दिया जाए, आप देखिएगा तो जैसे जैसे हम लोग पावर, इसको जनरली 10 के पावर में लिखा जाता है ना। यहाँ पे 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, है ना, ऊपर बढ़ते जा रहा है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और आपको ये करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपको लिए समस्या हो जाएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तब, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो जैसे जैसे हम लोग पावर पॉजिटिव में जा रहे हैं वैसे वहाँ क्या है, केवल इन दोनों के जगह अगर देखा जाए तो स्मॉल लेटर, तीनों के जगह स्मॉल लेटर यूज किया गया है, ये जनरली कैपिटल लेटर यूज किया गया है, और इधर जितने भी हैं वो सारे स्मॉल लेटर यूज किए गए हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 1K है, तो K जो है अगर 1000 के लिए है तो 1000 हुआ, 5K का मतलब हुआ 5000, ठीक है। 1M 2M का मतलब कितना हुआ, 2 मिलियन, है ना, मतलब 2 और इसके पर पावर जो हो गया 6, समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सेंटी मतलब क्या, 0.1। ये सब मीटर में बदलने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कई बार SI यूनिट में बदलने के लिए यूज करते हैं। 5 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करके जो है ये प्रीफिक्स को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी वैल्यू दिया है, या फिर आप जैसे इसका इस्तेमाल करें वो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो है वो सीख जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको और भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं बोलूं कि पहले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद, वो है डायमेंशन। तो इसमें कोई गलत नहीं हो सकता, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को ये तुरंत हेल्प करता है सॉल्व करने में, और कुछ क्वेश्चन जो है इससे लगातार पूछे जाते हैं। क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब एक डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना होता है,
ठीक है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना होता है तब हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं कि उसका यूनिट क्या होगा। जैसे पहले इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पर और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हर एक फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसको एक डायमेंशन असाइन किया गया है। जैसे लेंथ को हम लोग लिखते हैं, लेंथ को हम लोग डायमेंशन असाइन किए हैं कैपिटल एल, है ना। कैपिटल स्मॉल जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैपिटल ही यूज़ करना है। मास को हम लोग एम से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एल है, यहाँ पे एम है, ठीक है। तो लेंथ का एल लेके वहाँ पे हम लोग डायमेंशन के रूप में यूज कर रहे हैं, मास का भी एम यूज कर रहे हैं, टाइम का टी जो है इसका डायमेंशन हुआ, टेम्परेचर में केल्विन का के यूज किया गया है, कई जगह पे इसके जगह थीटा का भी इस्तेमाल कुछ बुक्स में किया गया है। करंट के लिए इसका ए यूज किया गया है और कई जगह पे आई भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मोल के लिए जो इसका यूनिट है वही यूज किया जा रहा है और जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है उसके लिए भी उसका जो यूनिट है उसी को हम लोग डायमेंशन के रूप में यूज करते हैं। तो इसको आपको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग को करना ये है कि पहले ये समझना है कि डायमेंशन है क्या और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए डायमेंशन क्या होता है, जब एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से लिखा जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से लिखते हैं तो उस सिचुएशन में फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर आता है उसी को हम लोग उस फंडामेंटल क्वांटिटी में उस डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है एरिया है, अभी हमने देखा था एरिया है, तो एरिया हमारे पास क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं क्या, लेंथ अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा जाए तो लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास आ गया क्या, लेंथ का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एरिया का जो डायमेंशन है वो लेंथ में 2 है ना। इसको एक्चुअल में हम लोग सिंबल असाइन कर देते हैं, लेंथ के लिए सिंबल है एल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एरिया का जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर है या एरिया का जो डायमेंशन है वो लेंथ में 2 है ना। दोनों तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, आपको क्या करना है, जो भी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल के क्वांटिटी के रूप में बदल देना है और उसके बाद अलग अलग क्वांटिटी पे जो पावर आएगा वही क्या कहलाएगा, उस क्वांटिटी पे के रूप में उसका डायमेंशन कहलाएगा। When a derived quantity is written in terms of base quantity मतलब fundamental quantity, then the exponent मतलब power of base quantity that enters into the expression is called the dimension of quantity in that base। देखिए एक बार एक और मैं डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, उसको हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, फिलहाल हम लोग समझने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए फोर्स है, जब भी किसी का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं किसी क्वांटिटी का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े जो है बिग ब्रैकेट में उसको कवर कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिख रहे हैं। आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे mLT का पावर -2 ये आने वाला है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो mLT का पावर -2 है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है मास में 1 है, पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, लेंथ में उसका डायमेंशन 1 है और टाइम में जो है उसका डायमेंशन -2 है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको
समझते हैं। मतलब ये है कि फोर्स को मास, लेंथ और टाइम की मदद से लिखा जा सकता है ना। एक्चुअल में अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो यह आ जाएगा मास इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, है ना। टाइम स्क्वायर ऐसा आया होगा और इसीलिए हमारे पास ये डायमेंशन आया है। मास के लिए हमने m रखा है, लेंथ के लिए l रखा है और यहाँ पे t स्क्वायर है जो ऊपर जाने के बाद mlt का पावर -2 दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख के, डायमेंशन को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के ये डिराइव्ड क्वांटिटी बना हुआ है। और इसका यूनिट भी हम लोग इसी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसको ये कैसे हम लोग करेंगे, डायमेंशन निकालना हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, तो आपको बस कंटिन्यू रहना है मेरे साथ और अब चीज़ें जो हैं वो सीखते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ लिमिटेशन होते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या होता है, ये सब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर हम लोग स्किप कर देंगे इस टॉपिक को और सेपरेटली जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको देखने वाले हैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। देखिए सिंपल सा बात है, हम लोग जो है ना बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमारा एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि चलो आपको ये ऐड करके बताओ। जैसे आपको क्या करना है, 2 kg पोटैटो प्लस 5 लीटर ऑयल, इसको ऐड करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं मेरे आंसर देने के पहले, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है। ये ऑयल है और ये है पोटैटो है। अगर ये ऐसा रहता 2 kg प्लस 5 ग्राम, तब भी हम लोग इसको ऐड नहीं कर पाते। इसको ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, या तो इसको ग्राम में बदलना पड़ता या फिर इसको केजी में बदलना पड़ता, फिर ये ऐड हो जाता। तो एक सिंपल सा रूल हम लोग को मिलता है कि हम लोग को अगर दो चीज़ों को ऐड करना है तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, है ना। और इसी को यहाँ पे जो है हम लोग होमोजेनिटी इन इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लेंथ में केवल लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, स्पीड में स्पीड, फोर्स में फोर्स, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, v इक्वल्स u प्लस ए टी, एक इक्वेशन है। तो इसमें क्या होगा, v जो है वो वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन ऐसे आता है l t पावर -1, ठीक है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। और अगर u का अगर देखिएगा तो u भी क्या है, u भी एक स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसका भी क्या होगा, l t पावर -1। ये जो है एक्सेलरेशन है, उसका जो है वो आएगा l t पावर -2 और t जो है वो टाइम है, तो इसका आएगा t। तो अगर हम लोग देखें हर एक पार्ट का डायमेंशन को, तो इसको क्या है, इसका आया l t पावर -1, ये आया कितना, l t पावर -1, और ये भी आ जाएगा क्या, l t पावर -1। तो हर एक जो है किसी भी इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसे कुछ और चीज़ें, जैसे आपको ये जानना है कि जनरली जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसा बोले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, तो इस 2 का हम लोग को कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्यों, हमेशा प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर वही कोई कांस्टेंट है ना, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, F इक्वल्स क्या आता है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस g का जो है अगर कोई कांस्टेंट है ना, किसी इक्वेशन में, तो उसका जो है डायमेंशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वो आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, हम लोग आगे इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कहता है कि किसी भी इक्वेशन में हर एक टर्म का जो है डायमेंशन आप अगर निकालिएगा तो वो सेम ही आएगा, है ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। उसके बाद हम लोग जैसे मान लीजिए कि CGS सिस्टम से हम लोग को FPS सिस्टम में कन्वर्जन करना है ना, या CGS सिस्टम से हम लोग को MKS सिस्टम में कन्वर्जन करना है, तो उस समय हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट में डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और कई बार हम लोग को कुछ रिलेशन हम लोग को डिराइव करना होता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में किसी एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग उस समय भी डायमेंशन का यूज़ करते हैं। इसका कुछ अपना लिमिटेशन है, उसको भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं? ऑर्डर एक अप्रॉक्सीमेशन है चीज़ों को देखने का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ का अगर साइज़ है या मास है या कुछ भी 10⁻18 इतना kg है, तो हम लोग इसी को जनरली अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इसको एक पावर और बढ़ा देंगे, बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कितना है, 10⁻18 है ना। तो हम लोग को फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े वैल्यू से लेके एक बहुत छोटे छोटे है ना 0.5 माइक्रोन है ना, माइक्रोमीटर इस साइज़ है ना, ये बहुत ही छोटा साइज़ है। तो बहुत छोटे साइज़ से लेके हम लोग को बहुत बड़े साइज़ तक की चीज़ों की बात करनी होती है, पढ़ना होता है। इसलिए जिस उसका जो पावर आएगा 10 के मतलब उसके ऊपर, उससे हम लोग को पता चलता है कि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, और वो उससे से हम लोग को पता चलता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो इससे ज़्यादा हमको आप कुछ बुक से आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसको एक बार बुक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। आज का जो है लोग लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं आज, और इसको कैसे हम लोग निकालते हैं आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे, जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप जैसे जैसे क्वांटिटीज़ को समझेंगे वैसे वैसे आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट मैं आपको दे दूँ याद करने के लिए, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ अभी। तो चलिए देखिए, पहला दिया है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। देखिए, जब भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो आपको करना बस ये है कि एक रिलेशन आपको ढूंढना है, एक फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें लगभग आप उस टाइप के सारे टर्म्स को जानते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कन्वर्ट करते जाना है। और उसमें जब फंडामेंटल के रूप में सारे उसके टर्म्स कन्वर्ट हो जाए तो आपको क्या करना है कि उसमें सबके डायमेंशन को पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। हम लोग एक पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, F इक्वल्स Gm1m2 बाई r²। मेरे हिसाब से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है पहले क्वेश्चन के रूप में, तो हम लोग पहले इसमें का जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को पहले सॉल्व करना है, एक दो क्वेश्चन मैं खुद से बना दे रहा हूँ। जैसे आपको क्या करना है, एरिया का निकालना है।
एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का हम लोग पहले निकाल लेते हैं और फिर हम लोग इस प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो जैसे हम लोग को एरिया का निकालना है तो एक फार्मूला, कोई भी आप फार्मूला ले सकते हैं, आप चाहे स्क्वायर का ले, किसी भी फार्मूला, आप ट्राइंगल का एरिया ले या कुछ भी, है ना, आप क्वाड्रिलेटरल या कोई भी फिगर का आप एरिया का फार्मूला ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग सिंपल रेक्टेंगल का ही लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ जो है वो भी लेंथ है और ब्रेथ जो है वो भी लेंथ है, तो ये दोनों ऑलरेडी फंडामेंटल जो है क्वांटिटी के रूप में है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, L, और इसके लिए लिखेंगे L, तो ये आ जाएगा क्या, L स्क्वायर। तो एक्चुअल में हम लोग इसको अगर डायमेंशनल फॉर्म में लिखें तो एरिया को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स L स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते, ठीक है। तो यही एरिया का डायमेंशन लेंथ में 2 है ना। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 L स्क्वायर और t⁻0। कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी क्या है, लेंथ है, L हुआ डायमेंशन, ब्रेथ भी लेंथ है, L हुआ डायमेंशन, हाइट भी लेंथ है, L डायमेंशन, तो क्या आ गया LQ। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा क्या, LQ हो जाएगा, मतलब लेंथ में 3, या फिर हम लोग m⁻0 LQ t⁻0 लिख सकते हैं। डेंसिटी, चलिए डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी का एक फार्मूला हम लोग ढूंढ लेते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो डेंसिटी का फार्मूला होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। मास हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को हम लोग मास ही रहने देंगे, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मास का हो गया हमारे पास m, और यहाँ पे L 3 बार LQ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m, और हमेशा ऊपर ही ले जाके लिखते हैं इसको, L⁻³ तो हमारे पास क्या आया, डेंसिटी का जो डायमेंशन आया वो आया mL⁻⁻3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, आगे कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। स्पीड को अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, इसका L हुआ और टाइम का T हुआ, तो ये आ गया L⁻⁻1 है ना। तो स्पीड का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया, L⁻⁻1 हो गया। वेलोसिटी में यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बस बाकी सब ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सेम टू उसका सेम टू सेम क्या आ जाएगा, L⁻⁻1 ही आएगा। एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी का जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा L⁻⁻1।
चलिए एक्सेलरेशन का हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो है, टाइम तो हमारा फंडामेंटल आ गया, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम, और एक टाइम ये है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऐसा आएगा। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फंडामेंटल आ गया, ये एल हो गया, और यहाँ पे आ गया ये टी और यहाँ पे टी, तो एल बाई टी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो एल टी टू द पावर -2 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन का जो आ गया डायमेंशन, वो आ गया क्या, एल टी टू पावर -2। इसको अगर हम चाहें तो m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को, वेलोसिटी, ये सब जो है, एक्सेलरेशन, ये सब डायरेक्टली याद होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा, और उसके बाद जो है, अब आप लगभग समझ चुके हो तो आप अब रेडी हो बाकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम लोग अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए एक रिलेशन ढूंढेंगे कि जी किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें आता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन कैलकुलेट करने में सबसे पहला चीज़ जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसका मतलब क्या है। जैसे एफ जो है वो फोर्स है ना, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, मास है, और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, है ना। ऐसा है, एक बॉडी है m1 मास का, दूसरा जो है वो m2 मास का है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। तब ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा आता है। फोर्स का अगर आप फॉर्मूला, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, तो फोर्स का अगर आप निकालिएगा तो जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स इक्वल्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में, तो ये आता है फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, और हमने अभी निकाला था एक्सेलरेशन का l t टू द पावर -2, तो फोर्स का जो ये है डायमेंशन वो आएगा ml t टू द पावर -2, है ना। तो अगर ये सब आपको पहले से पता है तो आप आसानी से इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा ml t टू द पावर -2, या फिर आप ऐसे कीजिए कि इसको g का वैल्यू निकालते हैं, g इक्वल्स क्या आ जाएगा, r जो है f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो दोनों है m1 m2 ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स का यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि क्या है हमारे पास, तो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ml t टू द पावर -2 आप याद रखिएगा, ml t टू द पावर -2, r जो है वो डिस्टेंस है, तो इसका क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आएगा, है ना। r स्क्वायर है तो उसका l स्क्वायर आएगा। ये मास है तो ये भी m आएगा, और ये भी, दोनों मास का m और m आएगा। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो ये m ऊपर जाएगा, तो m टू दी पावर -1, l तो जैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, l का हो जाएगा 3, और t का पावर हो जाएगा -2, है ना। तो जो g आया, g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशन जो होगा वो m पावर -1 l क्यूब और t टू दी पावर -2 आएगा। एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग फिर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। देखिए चार्ज Q, Q का आपने देखा होगा, Q इक्वल्स क्या होता है,
आई टी आता है, अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आई का क्या होता है, आई का होता है ए और टी का होता है टी, है ना। तो क्यू का जो डायमेंशन हो फार्मूला हो जाएगा ए टी आ जाएगा। पोटेंशियल तीसरा जो है पोटेंशियल V इक्वल्स होता है W बाई क्यू। W वर्क है, वर्क का पहले हम लोग निकाल के देख लेते हैं सेपरेटली। वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने देखा है ml t टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो l हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ml² t टू द पावर -2, है ना। तो वर्क का वो डायमेंशन आएगा, तो हम लोग वर्क का डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देते हैं ml² t टू द पावर -2, और यहाँ पे है चार्ज। चार्ज का हमने देखा है a और t है, तो ये आ जाएगा ml² t का हो जाएगा यहाँ पे -3 और a का पावर -1। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो। फोर्स रेजिस्टेंस है, R इक्वल्स क्या होता है V बाई आई। V का हम लोग देख रहे हैं ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 डिवाइड बाई करेंट a हो जाएगा इसका डायमेंशन, तो इसका आ जाएगा ml² t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। फोर्स का हमने देख लिया है, वेलोसिटी देख लिया है, एक्सेलरेशन देख लिया है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को भी देख लेते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब वैसे कोई भी फार्मूला ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का सेम रिजल्ट आएगा। m जो है वो मास है, इसका होगा m। g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का जो है हम लोग निकाले हैं lt टू द पावर -2, और h जो है हाइट है, हाइट क्या हुआ, एक लेंथ हुआ, तो इसका जो हो जाएगा ml² t टू द पावर -2 आएगा। देखिए एनर्जी से ही मैच करेगा ये। उसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ का कुछ नहीं होगा, m मास है तो इसका हो जाएगा कैपिटल M, और v जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का l t टू द पावर -1 होता है और इसका स्क्वायर है, तो आ जाएगा ml² t टू द पावर -2। ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों कहीं भी जितना भी एनर्जी का फॉर्म होगा सबका डायमेंशन एक ही आएगा। उसके बाद है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का जो हो जाएगा वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास जो है उसका हो गया m, और वेलोसिटी का हमने निकाला है l t टू द पावर -1, तो इसका जो पूरा डायमेंशन हो गया ml t टू द पावर -1। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी अभी तक। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे कि जो है हम लोग जो पिछले टॉपिक छोड़ दिए हैं, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन क्या क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।